नमस्कार। आज की हमारी चर्चा दो ऐसे शब्दों से शुरू होती है जो हम सब ने स्कूल में पढ़े हैं, पर शायद उनकी असली ताकत को कभी नहीं समझा। प्रायद्वीप और पठार। प्रायद्वीप यानी जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से समंदर से घिरा हो, और पठार जिसे टेबल लैंड भी कहते हैं, मतलब वो ऊंची चपटी जमीन जो आसपास के इलाके से एकदम अलग दिखती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है भारत का दिल, प्रायद्वीपीय पठार। ये सिर्फ मतलब एक जमीनी हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का सबसे पुराना, सबसे मजबूत हिस्सा है। सबसे पुराना। हाँ, एक तरह से ये भारतीय उपमहाद्वीप की नींव है। और इसकी पैदाइश की कहानी भी तो कमाल की है। मैंने पढ़ा है कि ये उस गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है जो लाखों साल पहले टूटकर अलग हुआ। बिल्कुल। मतलब आज हम जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो कभी अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी प्राचीन भूमि के सफर को समझते हैं जो आज भी भारत के वर्तमान को आकार दे रही है। जरूर। और देखिए, इस सफर को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। ये पठार पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 से 900 मीटर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इसकी ढलान। ढलान? हाँ, ये पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कह सकते हैं नीचा है, जैसे किसी ने एक बड़ी सी टेबल को हल्का सा पूर्व की तरफ झुका दिया हो। अच्छा, तो मतलब पूरा का पूरा दक्षिणी भारत एक तरह से झुका हुआ है। ये तो गजब है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि पश्चिमी तट एकदम खड़ा और चट्टानी होगा और पूर्वी तट ज्यादातर समतल और नदियों के डेल्टा वाला। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी एक भूवैज्ञानिक झुकाव ने पश्चिमी घाट के वो शानदार चट्टानी नज़ारे बनाए हैं और पूर्वी तट पर गोदावरी और कृष्णा के विशाल उपजाऊ डेल्टा। कमाल है। यही झुकाव तय करता है कि दक्षिण भारत की कृषि और आबादी कहाँ और कैसी होगी। वैसे पठारों की बात चली है तो दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बती पठार हमसे कहीं ज्यादा, करीब 4500 मीटर ऊंचा है। बाप रे। ठीक है, तो इस विशाल झुके हुए पठार को समझने के लिए इसे कहाँ से शुरू करें? प्रकृति ने हमारे लिए एक बहुत साफ बंटवारा किया है, नर्मदा नदी। नर्मदा? हाँ, ये नदी इस पठार को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। नर्मदा के उत्तर का हिस्सा है मध्य उच्च भूमि यानी द सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके। और दक्षिण का जो त्रिभुजाकार हिस्सा है वो है दक्कन का पठार, द डेक्कन प्लाटो। ओके, तो नर्मदा नदी एक तरह से बॉर्डर लाइन हो गई। तो पहले इस बॉर्डर के उत्तर में चलते हैं, मध्य उच्च भूमि में। दक्षिण में तो इसकी सीमा नर्मदा ने बना दी, इसके बाकी तरफ क्या है? देखिए, इसके पश्चिम में है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। अरावली। और दक्षिण में नर्मदा के समानांतर चलती है विंध्य श्रृंखला। इसकी एक और खासियत है। क्या? ये पश्चिम में बहुत चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं ये संकरा होता जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इस इलाके में कौन कौन से पठार आते हैं? सबसे पश्चिम में राजस्थान में है मारवाड़ पठार। उसके थोड़ा पूर्व में आता है मालवा का पठार। ये पठार असल में दक्कन ट्रैप का ही एक हिस्सा है। दक्कन ट्रैप, ये नाम सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। क्या हम किसी प्राचीन ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं? एक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि एक महाविनाशकारी ज्वालामुखी घटना की। अच्छा। लाखों साल पहले जमीन में बड़ी बड़ी दरारें खुल गईं और उनमें से लावा की नदियां बह निकली। लावा की नदियां? हाँ, जिन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को परत दर परत लावा से ढक दिया। लावा की इन ठंडी परतों ने एक सीढ़ीनुमा आकार ले लिया, जिन्हें ट्रैप्स कहते हैं। ओहो। इसी घटना ने मालवा और दक्कन के पठारों की नींव रखी और हमें दी वो उपजाऊ काली मिट्टी जो कपास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। कमाल है। यानी मालवा के किसान आज भी लाखों साल पहले हुए उस ज्वालामुखी विस्फोट का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ की नदियों का बहाव भी कुछ अलग है ना? हाँ बिल्कुल। चंबल और बेतवा जैसी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। हाँ, क्योंकि वो मालवा पठार की ढलान का ही अनुसरण करती हैं। अब मालवा से और पूर्व की ओर चलें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार आते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके का असली खजाना है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार, इसे तो भारत का रूहर भी कहते हैं। हाँ, जर्मनी के रूहर इलाके की तरह जो खनिजों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला ये पठार कोयला, लोहा,
बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। झारखंड की जादूगुड़ा खदानें तो यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक बड़ा दावा भी है। हम अक्सर उस क्षेत्र में खनन की वजह से होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में सुनते हैं। तो क्या ये खनिज संपदा एक दुबसारी तलवार है? निश्चित रूप से ये खनिज देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है, लेकिन अनियंत्रित खनन ने वहां के पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर समस्याएं भी खड़ी की हैं। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। इसी पठार पर 1365 मीटर ऊंची पारसनाथ की चोटी है, जिसका नाम 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, और दामोदर नदी भी तो यहीं से निकलती है, जो एक भ्रंश घाटी बनाती है। हाँ। एक मिनट, यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। मैंने पढ़ा था कि उत्तर पूर्व में असम का कार्बी आंगलोंग पठार भूवैज्ञानिक रूप से इसी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, पर उनके बीच तो बांग्लादेश और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है। ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल ही भूविज्ञान का जादू है। हाँ, ये सच है। लाखों साल पहले ये दोनों जुड़े हुए थे। हाँ, फिर जमीन धंसने की एक बड़ी घटना हुई, जिससे बीच का हिस्सा नीचे चला गया और एक गैप बन गया, जिससे हम आज मालदा गैप कहते हैं। ओके। बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने इस गैप को अपनी लाई हुई मिट्टी से भर दिया। तो आज जो हमें अलग अलग दिखते हैं, वो कभी एक ही थे। वाह। तो पठारों के बाद अब इस इलाके की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं पर आते हैं। सबसे पहले अरावली। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पृथ्वी का इतिहास है। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय से भी पुरानी? हिमालय से करोड़ों साल पुरानी। आज ये दिल्ली से गुजरात तक एक घिसी-पिटी श्रृंखला के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर है, आज भी 1722 मीटर ऊंची है। और ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिस रायसीना पहाड़ी पर आज हमारा राष्ट्रपति भवन खड़ा है, वो इसी प्राचीन अरावली का एक सिरा है। बिल्कुल। अब आते हैं विंध्य श्रृंखला पर। आपने कहा था कि अरावली एक वलित यानी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन विंध्य एक ब्लॉक माउंटेन है। हाँ, ये मुझे समझना था। हिमालय को तो मैं समझ सकती हूँ कि वो प्लेटों के टकराने से मुड़कर बना, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन का क्या मतलब है? क्या जमीन में दरार पड़ी और एक हिस्सा लिफ्ट की तरह ऊपर उठ गया? ये एकदम सही एनालॉजी है। सोचिए, जमीन में दो बड़ी समानांतर दरारें पड़ जाएं और बीच का हिस्सा या तो नीचे धंस जाए या ऊपर उठ जाए। विंध्य और सतपुड़ा इसी प्रक्रिया का नतीजा है। अच्छा। और जो हिस्सा नीचे धंस गया, वो एक गहरी घाटी बन गया, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं, और इसी घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा का बहना कोई संयोग नहीं, ये उनकी बनावट का नतीजा है। और पन्ना की मशहूर हीरे की खदानें भी तो इसी विंध्य श्रृंखला में है। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी कहानी मध्य उच्च भूमि की। अब चलिए नर्मदा की इस महान दरार को पार करते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से दक्कन के पठार में उतरते हैं। दक्कन का पठार, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक त्रिभुज के आकार का है। इसकी सीमाएं कौन बनाता है? इसकी उत्तरी सीमा बनाती है सतपुड़ा श्रृंखला, जो विंध्य के ठीक दक्षिण में है, और इसके दोनों किनारे यानी पश्चिम और पूर्व में दो प्रहरी खड़े हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पहले सतपुड़ा को समझते हैं। ये भी विंध्य की तरह एक ब्लॉक माउंटेन है। हाँ, ये दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, जिनके बीच से नर्मदा बहती है। सतपुड़ा रेंज भी पश्चिम से पूर्व तक फैली है, जिसमें राजपीपला, महादेव और मेकाल जैसी प्रमुख पहाड़ियां हैं। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों पर ही है, और यहाँ का मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, वो भी यही है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है ना? ये जगह तो बहुत खास लगती है। बहुत खास। अमरकंटक एक ही जगह से भारत की दो बड़ी नदियों को जन्म देती है, जो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। अच्छा। नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर में जाती है और सोन नदी उत्तर की ओर जाकर गंगा में मिल जाती है। एक ही जगह से, कमाल है। हाँ, साथ ही अमरकंटक बॉक्साइट के विशाल भंडारों के लिए भी जाना जाता है। तो सतपुड़ा के बाद अब आते हैं दक्कन के उन दो प्रहरियों पर, पश्चिमी और पूर्वी घाट। नाम तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? नहीं, नाम के अलावा में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ये जमीन और आसमान जितने अलग हैं। अच्छा। चलिए पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं। ये एक मजबूत, लगातार चलने वाली दीवार की तरह है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। दीवार? हाँ, अगर पार करना ही है तो सिर्फ कुछ प्राकृतिक रास्तों
यानी दर्रों से ही गुजर सकते हैं। एक विशाल दीवार, इसका तो मौसम पर बहुत गहरा असर पड़ता होगा, है ना? ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर तो नहीं हो सकती। गहरा असर कहना भी कम होगा। पश्चिमी घाट भारत के एक बड़े हिस्से के लिए मानसून का इंजन है। मानसून का इंजन? हाँ, जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं तो ये ऊंची दीवार उन्हें रोककर ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। हवा जैसे ही ऊपर उठकर ठंडी होती है, अपनी सारी नमी बारिश के रूप में पश्चिमी तट पर गिरा देती है। और दीवार के दूसरी तरफ, मतलब दक्कन के पठार पर? वहां वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया बन जाता है। मतलब हवा अपनी सारी नमी एक तरफ बरसा देती है और दूसरी तरफ सूखी पहुंचती है। यही वजह है कि मुंबई में बाढ़ आती है, लेकिन उससे कुछ ही दूर पूर्व में पुणे और पूरा दक्कन का पठार पानी के लिए तरसता है। ओह, ये एक ही भौगोलिक संरचना लाखों लोगों के जीवन और खेती को तय करती है। बिल्कुल। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी काफी ज्यादा होगी। हाँ, इनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर और ऊंचे होते जाते हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनामुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अनामुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ। और इसके मुकाबले पूर्वी घाट कैसा है? पूर्वी घाट इसके ठीक उल्टा है। वो एक टूटी फूटी, कटी फटी और नीची पहाड़ियों की श्रृंखला है। टूटी फूटी क्यों? क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इसे सदियों से काट काट कर अपने रास्ते बना लिए हैं। इसलिए ये ना तो मानसून को रोक पाते हैं और न इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। अच्छा, इनकी सबसे ऊंची चोटियों में जिंदगड़ा और महेंद्रगिरी आती हैं। हाँ। और ये दोनों बिल्कुल अलग घाट मिलते कहाँ हैं? इनका मिलन होता है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी यानी नीले पहाड़। नीलगिरी, ये एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बिल्कुल। तो अगर पश्चिमी घाट एक दीवार है, तो लोग इसे पार कैसे करते थे? आपने दर्रों का जिक्र किया था। हाँ, सदियों से व्यापार और यात्रा के लिए कुछ रास्ते बने हुए हैं। इनमें 3 मुख्य हैं। थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और दक्षिण में पाल घाट, जो केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये दर्रे न होते तो पश्चिमी तट बाकी भारत से लगभग कट ही जाता। इस पूरे पठार पर और भी कई जानी मानी पहाड़ियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में कलसूबाई, गुजरात में शत्रुंजय। हाँ, और आंध्र प्रदेश में अनंतगिरी। ये विविधता ही इस पठार की पहचान है। सही। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने भारत के सबसे प्राचीन भूभाग की कहानी को समझा। ये कहानी गोंडवाना से टूटने से शुरू हुई, लावा के महाविस्फोट से आगे बढ़ी और फिर नर्मदा नदी द्वारा 2 हिस्सों में बंट गई। उत्तर में हमें खनिजों से भरपूर मध्य उच्च भूमि मिली और दक्षिण में दक्कन का विशाल पठार, जिसके किनारों पर खड़े पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के मौसम और नदियों की किस्मत लिखते हैं। सही कहा। और इस पूरी जानकारी के बाद एक ख्याल आता है। सोचने वाली बात है कि ये लाखों साल पुरानी जमीन आज भी हर पल हमारे जीवन को कैसे चला रही है। छोटा नागपुर के खनिज हमारे कारखानों को ऊर्जा देते हैं, दक्कन से निकली नदियां करोड़ों किसानों के खेतों को सींचती हैं, और पश्चिमी घाट की वो दीवार तय करती है कि मानसून कहाँ बरसेगा और कहाँ नहीं। ये भूगोल वाकई सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरें नहीं, बल्कि हमारे आज और कल का आधार है।